आज सभी लोग ध्यान देंगे। कल हम बता रहे थे वाटलेस करंट, वाटहीन धारा, और उसमें हम पावर फैक्टर भी बताए थे cos फाई। जैसा कि ELR सर्किट में हम वैद्युत शक्ति दिखाए थे P बार इक्वल टू VRMS इंटू IRMS cos फाई, जिसमें cos फाई को शक्ति गुणांक कहा गया था, पावर फैक्टर कहा गया था। cos फाई का मान ध्यान देना, पावर फैक्टर शक्ति गुणांक की परिभाषा और उसका एक सूत्र है, छोटा सा बता रहे हैं, ध्यान दो। शक्ति गुणांक पावर फैक्टर ELR परिपथ में जानते हैं कि R का मतलब होता है प्रतिरोध, और L जो होता है उसके प्रतिरोध को ओमेगा L कहा जाता है, क्योंकि वो प्रतिरोध प्रेरकत्व L के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए कुंडली का जो प्रतिरोध होता है उसे XL प्रेरण प्रतिघात या ओमेगा L कहते हैं। इसमें जो देख रहे हैं, चूंकि ELR सर्किट है तो इसकी प्रतिबाधा Z इक्वल टू तुम लोगों को बताया गया था √। चूंकि ये दोनों परस्पर लंबवत होते हैं इसलिए R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर ये बताया गया था, और ये है कालांतर है फाई। तो देखो, यदि कालांतर हम देखेंगे तो tan लेंगे, tan फाई इक्वल टू होगा tan फाई इक्वल टू लंब मतलब ओमेगा L अपान R। यदि हमें प्रेरण प्रतिघात और शुद्ध प्रतिरोध R मालूम हो तो हम इस सूत्र द्वारा LR परिपथ में कालांतर बताएंगे। वोल्टेज प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी और धाराई के बीच कालांतर इस सूत्र द्वारा बता लिया जाएगा। और पावर फैक्टर की बात आएगी तो देखो, ये शक्ति गुणांक कल हम बता रहे थे कि शक्ति गुणांक cos फाई होता है, पावर फैक्टर cos फाई, और यह होगा आधार बटे कण होगा। आधार मतलब R और कण का मतलब Z, और यह बराबर होगा R अपान √R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर ही होगा। और इसमें देखो, Z का मान तो जान रहे हैं कि हमेशा R से ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा। R का जो मान, R के मान से Z तो हमेशा ज्यादा रहेगा, और ये ओमेगा L से भी Z ज्यादा रहेगा, क्योंकि जान रहे हैं समकोण जो त्रिभुज होता है उसमें जो कर्ण होता है शेष दो भुजाओं से वो बड़ा होता है, किसी भी हालत में बड़ा होगा। तो जब R कम है और Z क्या है, ज्यादा है, तो cos फाई का मान क्या होगा, हमेशा 1 से कम आएगा। बोलो, कम आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें ध्यान देना है, पावर फैक्टर हो गया और ये कालांतर भी tan फाई हम बताए। इसके बाद थोड़ा ध्यान देना है, जैसा कि अभी हम वाटलेस करंट की परिभाषा नाम लिए हैं, कल भी लिए थे वाटलेस करंट, वाटहीन धारा। ये वाटहीन धारा क्या है, वाटहीन धारा देखो, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, वाटहीन वाटलेस करंट जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व L अथवा केवल धारिता C होती है तो कालांतर होता है 90 डिग्री और cos 90 0 होगा। तो cos 90 जब 0 होगा तो उस परिपथ में धारा तो बहेगी लेकिन शक्ति क्षय नहीं होगा। कहने का मतलब ऐसा परिपथ जिसमें धारा प्रवाहित करने पर धारा प्रवाहित हो परंतु औसत शक्ति क्षय शून्य हो, वैसी धारा को हम वाटलेस करंट, वाटहीन धारा कहते हैं। अब इसके बाद देखो, चोक कुंडली, चोक कॉइल। चोक कुंडली क्या है, इसकी परिभाषा ध्यान से देखेंगे। चोक कुंडली, चोक कुंडली, चोक कॉइल, चोक कुंडली, इसमें क्या होगा, जैसे चोक शब्द का मतलब बढ़ाने से होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा की प्रबलता को बढ़ाने वाली युक्ति कहलाती है चोक कुंडली। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा की प्रबलता को बढ़ाने वाली युक्ति को कहते हैं चोक कुंडली। इसके बाद देखेंगे ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर अभी नहीं, अभी तो LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ देखेंगे, उसके बाद ट्रांसफार्मर।
और ट्रांसफार्मर की दक्षता देखेंगे, ट्रांसफार्मर का उपयोग बताकर रिलेशन समाप्त करेंगे। तो इसके बाद तो देखो चुंबक कुंडली का मतलब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को बढ़ाने वाली युक्ति कहलाती है चुंबक कुंडली। अदिष्ट धारा की प्रबलता को बदलने वाली युक्ति मतलब बढ़ाने या घटाने वाली युक्ति का वो होता है धारा नियंत्रक होता है, जो लय में रखा गया धारा नियंत्रक, ध्यान देंगे। इसके बाद ध्यान देंगे LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ, LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ, LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ, श्रेणी अनुनादी परिपथ, श्रेणी अनुनादी परिपथ। तो देखो इसमें LCR तीनों को श्रेणीबद्ध करेंगे और इससे एक वोल्टेज है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को इससे जोड़ा गया है। V = है V0 sin ओमेगा t और L है, C है और R है। इसके सिरों के बीच वोल्टेज VL, इसके सिरों के बीच वोल्टेज VC और इसके सिरों के बीच वोल्टेज VR। तो इसमें बता सकते हैं परिणामी वोल्टेज क्या होगा। LCR परिपथ का परिणामी वोल्टेज, LCR परिपथ का परिणामी वोल्टेज, LCR परिपथ का परिणामी वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज V = होगा √। देखो ये जान रहे हैं कि जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ेंगे I एम्पियर की धारा बहेगी तो I जो होगा ये VL से कला में 90 अंश पश्चगामी, अथवा ये वोल्टेज VL धारा I से कला में 90 अंश अग्रगामी। यही धारा जब संधारित्र में धारिता C में पहुंचेगी तो ये वोल्टेज VC धारा I से कला में 90 अंश पश्चगामी, मतलब इन दोनों के बीच कालांतर 180 डिग्री का हो जाता है। प्रतिरोधार है तो उसके सिरों के बीच जो वोल्टेज होगा और धारा I दोनों क्या होंगे, समान कला में होंगे, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं। अब इसमें बताओ VL माइनस ये होगा VL माइनस VC का स्क्वायर और प्लस ये हुआ V²R ये हुआ, या V = √, इसके जगह पर तो हम IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर करेंगे और ये प्लस होगा I²R²। इसमें देखो I² हम कॉमन ले लेंगे तो I जब कॉमन लेंगे तो √, होगा XL माइनस XC का स्क्वायर और प्लस ये हुआ R का स्क्वायर ये हुआ। अब LCR परिपथ की प्रतिबाधा हम मानते हैं, यदि LCR परिपथ की प्रतिबाधा Z, परिपथ की प्रतिबाधा Z हो तो LCR परिपथ की प्रतिबाधा Z हो तो Z = होगा Z = V/I, या Z = देखो V का जब मान रखेंगे तो I से I कट जाएगा और ये Z = √XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R²। इसमें देखो यदि विशेष ध्यान देंगे, इसमें यदि XL बराबर यदि XC लिखा जाए तो अब Z बराबर तो ये 0 हो जाएगा, तब Z बराबर 0 नहीं, Z बराबर न्यूनतम R होगा, ये न्यूनतम R न्यूनतम होगा। और ये XL की जगह पर तो ω/L लिख सकते हैं, या ω/L = 1/ωc, या ये होगा ω² = 1/LC, या इसकी जगह पर 2πf का स्क्वायर करें, 2πf का स्क्वायर = 1/LC, या f = 1/2π√1/LC होगा। ये है अनुनादी आवृत्ति। इसमें देखो ये जो श्रेणी LC श्रेणी अनुनादी परिपथ वोल्टेज का प्रवर्धन करता है, जिसका हमें सत्यापन करना है। LCR परिपथ वोल्टेज का प्रवर्धन करता है, मतलब वोल्टेज को ये क्या करता है, बढ़ा देता है। LCR परिपथ वोल्टेज प्रवर्धन करता है। जैसे ध्यान दो एग्जाम्पल, यदि हम मान लें यहाँ सप्लाई का वोल्टेज V = मानते हैं 200 वोल्ट, जो आरोपित वोल्टेज है LCR सर्किट में उसका हम मान लेते हैं 200 वोल्ट, और ये जो इसका जो प्रतिरोध होगा जिससे हम XL दिखाते हैं, जिसको हम 40 ओम माने, इसके प्रतिरोध को जानते हैं, कहा गया था XC
ये धारतीय प्रतिघात है x, इसका भी मान 40 ओम ले लें, और R जो शुद्ध प्रतिरोध आ रहा है उसको यदि हम 20 ओम लेते हैं तो ध्यान देंगे। बताओ आई R बराबर तो जानते हैं कुल प्रतिरोध, मतलब परिपथ में धारा क्या होगी। परिपथ में वैद्युत धारा आई, परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा आई इक्वल टू V/Z होगा कि नहीं होगा। तो परिपथ की प्रतिबाधा Z कितनी होगी, तो न्यूनतम R के ही बराबर होगी। तो R कितना है, मात्र 20 ओम का है, क्योंकि देखो यहाँ ये दोनों बराबर है कि नहीं, XL बराबर XC है 40-40 ओम, तो Z बराबर तो यही R होगा। जब XC XL के बराबर होगा तो इसमें से घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो केवल यही R बचेगा न्यूनतम। तो Z की जगह पर क्या करेंगे, 20 लिखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा इक्वल टू 200 वोल्ट अपान 20, इससे काट देंगे तो धारा हो जाएगी 10 एम्पियर की। 10 एम्पियर की क्या हो गई, वैद्युत धारा हो गई। तो एल के सिरों के बीच वोल्टेज क्या होगा, तो धारा आई जब मालूम हुआ तो VL बराबर जानते हैं होता है I/XL, I का मान 10 और XL है 40, तो बराबर ये हुआ 400 वोल्ट। इसी प्रकार VC बराबर लिखेंगे तो I/XC होगा, और ये 10 गुणे ये भी 40 होगा, तो ये हो जाएगा ये भी 400 वोल्ट। यदि हम VR देखना चाहें तो VR बराबर IR, तो I का मान 10 और R का मान 20, तो ये हो गया 200 वोल्ट। अब देखो इसमें देखो श्रेणीबद्ध इन सीरीज है, VL का मान हम 400 वोल्ट, VC भी लाए 400 वोल्ट, और ये VR का मान आ गया 200 वोल्ट। तो दोनों सबको जोड़ेंगे क्योंकि ये सब इन सीरीज है, तो वोल्टेज तो 1000 हो जाएगा। सप्लाई का वोल्टेज कितना है, मात्र 200। इसलिए ध्यान देंगे LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ वोल्टेज का प्रवर्धन करता है, मतलब वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ा देता है। ऐसा हम सिस्टम उपकरण अपने घरों में रखते हैं, जब वोल्टेज कम होता है तो उसको क्या क्या करता है, वो वोल्टेज को कुछ बढ़ा देता है। तो कहने का मतलब याद रखेंगे, इसमें कुल मिलाकर बात यह है कि LCR परिपथ मतलब श्रेणी अनुनादी परिपथ, LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ वोल्टेज का प्रवर्धन करता है। अब इसके बाद देखो ये ट्रांसफार्मर के पहले हम बताना चाहेंगे धारा जनित्र। तो धारा जनित्र का सचित्र वर्णन बुक में दिया होगा, सभी लोग अध्ययन कर लेंगे, उसमें कुछ हम बता रहे हैं, ध्यान दो। जो धारा जनित्र होते हैं दो तरह के होते हैं। एक धारा जनित्र तो डायरेक्ट AC देता है और एक DC भी देता है। तो धारा जनित्र का मतलब मोटर लगा होता है, मोटर को किसी बाह्य युक्ति द्वारा जब घुमाया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में डायनोमो का नाम सुने होंगे, तो वह क्या करता है, धारा जनित्र धारा उत्पन्न कर देता है। किसके कारण, मोटर में वलय लगे होते हैं, सर्पी वलय होता है, एक विभक्त वलय होता है, आर्मेचर लगी होती है, कुंडलियां होती हैं। तो कुंडलियों और आर्मेचर के बीच जब सापेक्ष गति होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाई, जिसका हम पिछले लेसन में अध्ययन कर चुके हैं। तो यदि सर्पी वलय के जगह पर विभक्त वलय लगा दें तो DC के जगह पर AC उत्पन्न होगी, या उसमें सर्पी के जगह विभक्त वलय के जगह पर सर्पी वलय लगा दें तो DC उत्पन्न हो जाएगी, AC नहीं उत्पन्न होगी। तो केवल वलय चेंज कर देंगे, जैसे सर्पी वलय तो एक प्रकार की धारा, अब विभक्त वलय लगा देंगे तो दूसरे प्रकार की धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो उसका धारा जनित्र का मतलब धारा उत्पन्न करने वाला एक सिस्टम है, उसमें मोटर लगा, आर्मेचर होता है, वलय होता है, बुश होता है, सबका अलग अलग उसमें हेडिंग बाय हेडिंग दिया होगा, याद कर लेंगे। जो धारा जनित्र होता है जिसको जनरेटर भी कहते हो, देखे होंगे जनरेटर को। जनरेटर में क्या होता है, एक मोटर होता है और उसी से एक सिस्टम लगा होता है, मतलब उसको चलाने वाला सिस्टम, इंजन लगा होता है। इंजन जब तेजी से घूमता है तो मोटर की आर्मेचर भी तेजी से घूमेगी, और कुंडलियों से जो आर्मेचर लगा हुआ है फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा, विद्युत वाहक बल क्या होगा, प्रेरित हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद देखो हम बताना चाह रहे हैं ट्रांसफार्मर का नाम सुने होंगे, पावर हाउस में और गाँव में लगा होता है। ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक स्टेप डाउन होता है, एक स्टेप अप होता है। मतलब एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है और एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, चाहे अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, दोनों की रचना सेम है।
थोड़ा सा अंतर है फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या पर ही वोल्टेज निर्भर करेगा। देखो यह ट्रांसफार्मर का मतलब हेडिंग देंगे ट्रांसफार्मर, यह एक अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करने वाली एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, मतलब उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के काम आता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर बनी एक ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करने के काम में आती है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक अपचाई ट्रांसफार्मर। पहले हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। देखो इसमें नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर पटलित क्रोड बनाते हैं और उसी क्रोड के एक और मोटे तारों के कम फेरे वाली एक कुंडली होती है और उसी क्रोड के दूसरे सिरे पर पतले तारों के अधिक फेरे वाली कुंडली होती है। इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली, और इसको कहा जाता है द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को NP से, इसमें जो धारा होगी उसको IP से, वोल्टेज को हम VP से मान लेंगे। और चूंकि सेकेंडरी कॉइल है तो इसमें जो फेरों की संख्या होगी NS, इसमें जो धारा होगी IS और वोल्टेज को VS मानेंगे। अब देखो ट्रांसफार्मर का काम, ये जो आदर्श ट्रांसफार्मर होते हैं, प्राथमिक कुंडली में निवेशी वैद्युत शक्ति बराबर द्वितीय कुंडली से निर्गत वैद्युत शक्ति, तब इसको आदर्श ट्रांसफार्मर माना जाएगा। यदि मान लो प्राथमिक कुंडली में जो निवेशी इनपुट जो इलेक्ट्रिक पावर है वो ज़्यादा हो और आउटपुट बहुत कम हो तो एक ट्रांसफार्मर की दक्षता बहुत कम होगी, आदर्श नहीं होगा। जैसा कि देखे भी होंगे जब ट्रांसफार्मर, छोटा ट्रांसफार्मर भी देखे होंगे जो मार्केट में मिलता है दुकानों पर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में दुकानों पर जाएंगे तो ट्रांसफार्मर मोबाइल चार्जर में भी लगा होता है, छोटा सा, नहीं देखे? उस पर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटा गया होता है, पतले पतले जो पत्तियां होती हैं नर्म लोहे की, उसी के ऊपर उसको लपेटा जाता है। तो उसमें जब धारा भेजेंगे तो क्या होगा, गर्म हो जाता है। इसका मतलब कि जो इनपुट है, आउटपुट कम है, इनपुट ज़्यादा है, ऊर्जा यहाँ क्षय होगी, गर्म हो जाता है। अब इसमें देखो प्राथमिक कुंडली में वैद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, द्वितीय कुंडली से निर्गत वैद्युत शक्ति। ये किसके लिए, तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए। आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए ध्यान देंगे, आदर्श ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए ध्यान देंगे। जो इनपुट इलेक्ट्रिक पावर है वो आउटपुट इलेक्ट्रिक पावर के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब प्राथमिक कुंडली में निवेशी वैद्युत शक्ति, निवेशी वैद्युत शक्ति बराबर होगा द्वितीय कुंडली से निर्गत, द्वितीयक कुंडली से निर्गत वैद्युत शक्ति, निर्गत वैद्युत शक्ति। अब बताओ प्राथमिक कुंडली में वैद्युत शक्ति तो हम कल बता रहे थे P बराबर V इंटू आई बताए, तो चूंकि प्राथमिक है तो यहाँ VP और इंटू IP हो जाएगा बराबर VS इंटू IS, या देखो VP अपान VS बराबर होगा IS अपान IP, और यह बराबर VP जान रहे हैं NP अपान NS लिखा जा सकता है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन तो सेम होगा दोनों में, फेरों की संख्या होगी अलग अलग। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या करेंगे, NS को ज़्यादा कर लेंगे।
तो ये जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, ध्यान दो, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में मोटे तारों के कम फेरे और द्वितीय कुंडली में पतले तारों के अधिक फेरे लगे होते हैं। ये होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इसका काम है, देखो, यह ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज वाली प्रबल धारा को उच्च वोल्टेज वाली निर्बल धारा में बदलने के काम आता है। जैसे ये एनएस तो ज्यादा होगा, तो एनएस ज्यादा होगा तो वीपी कम होगा कि नहीं होगा, मतलब प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज कम होगा। और यहाँ एनपी क्या है, तो कम है, तो वोल्टेज वीएस ज्यादा होगा। कहने का मतलब यह ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज वाली प्रबल धारा को उच्च वोल्टेज वाली निर्बल धारा के बदलने के काम आता है। और ये ट्रांसफार्मर जानते हैं कहाँ लगा होता है, पावर हाउस में लगा होता है। और यह इक्वल टू आर होगा, ट्रांसफार्मेशन रेशियो कहते हैं, जहाँ आर क्या है, ट्रांसफार्मेशन रेशियो। मतलब ट्रांसफार्मर रेशियो का मतलब ध्यान देंगे, ये धारा का परिणमन अनुपात है। ट्रांसफार्मर रेशियो का मतलब परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात, ट्रांसफार्मेशन रेशियो। अब बताओ ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए आर का मान 1 से कम होगा कि ज्यादा होगा, बोलो। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए ध्यान देंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए आर, देखो एनएस तो ज्यादा है तो 1 से कम ही आएगा, तो इज लेस देन 1। अब इसमें ध्यान देंगे, ये ट्रांसफार्मर जानते हैं कहाँ लगा होता है, ये ट्रांसफार्मर लगा होता है पावर हाउस में। पावर हाउस से जो वोल्टेज गांव में जो सप्लाई आती है, पावर हाउस से जो विद्युत शक्ति गांव में आती है उच्च वोल्टेज पर आती है, तो वहां से पावर हाउस से वोल्टेज को उच्च करके भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है, देखे हैं 11,000 वोल्ट की सप्लाई गांव में आती है, लेकिन घरों में 11,000 वोल्ट की जरूरत नहीं है, मात्र 220 वोल्ट की जरूरत है। तो तुम लोग कह सकते हो कि क्यों नहीं 220 वोल्ट पर ही विद्युत शक्ति को पावर हाउस से गांव में भेजा जाए, तो बीच में ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गांव में पड़ेगी, डायरेक्ट वहां से ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, पावर हाउस से जो विद्युत शक्ति आती है उच्च वोल्टेज पर, गांव में ट्रांसफार्मर होता है अपचाई, वो क्या करता है, उच्च वोल्टेज वाली जो निर्बल धारा है उसको निम्न वोल्टेज वाली प्रबल धारा के रूप में बदल देता है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टेज वाली निर्बल धारा को कम वोल्टेज वाली प्रबल धारा में बदलता है, अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। रचना में लिखेंगे कि इसमें एक ही क्रोड के ऊपर, क्रोड के एक ओर पतले तारों के अधिक फेरे लगे होते हैं जिससे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और क्रोड के दूसरी ओर मोटे तारों के कम फेरे लगे होते हैं जिसे कहा जाता है द्वितीय कुंडली। तो इसी का ठीक उल्टा होता है वो। और उसमें देखेंगे ऊंचाई के बाद अपचाई ट्रांसफार्मर में, तो अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, धारा प्रबल होगी। अब तुम लोगों को यहाँ हम समझाएंगे कि आखिर में ट्रांसफार्मर क्यों अपचाई लगा दिया जाता है गांव में, क्यों नहीं 200 वोल्ट पर ही। तो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसा कि ध्यान दो, एग्जाम्पल में हम दिखाना चाह रहे हैं, मतलब ये ट्रांसफार्मर की उपयोगिता बता रहे हैं। ट्रांसफार्मर की उपयोगिता में मान लो पावर हाउस में 20,000 वाट की विद्युत शक्ति है, 20,000 वाट की विद्युत शक्ति है पावर हाउस में, और इसको हम भेजना चाहेंगे कितने वोल्टेज पर, गांव में घरों में कितने वोल्टेज की, 200 पर, 220 200 पर। तो हम इस शक्ति को भेजना चाह रहे हैं V बराबर 200, तो धारा I जान जाएंगे कि कितना हो जाएगी, I बराबर होगा P/V, मतलब पावर है 20,000 वाट और वोल्टेज है 200, तो ये धारा I इक्वल टू 100 एम्पियर हो जाएगी, 100 एम्पियर। तो देखो 100 एम्पियर की धारा जब तार से बहेगी, तो इतनी प्रबल धारा को तार से होकर जाने के लिए बहुत मोटे मोटे तारों की आवश्यकता पड़ेगी, और मोटे मोटे तार को बनाने में लागत ज़्यादा आएगी। पोलों पर खड़ा करेंगे तो पोल टूटकर गिरने का भी खतरा रहेगा। मतलब ये जो वोल्टेज को कम करके पावर हाउस से विद्युत धारा को भेजा जाएगा गाँव में, तो तार से जो धारा आएगी 100 एम्पियर की धारा आएगी,
उतनी प्रबल धारा तार से होकर जब आएगी तो तार पिघल जाएगा, पतला तार रहेगा तो लाल हो जाएगा, तप्त होगा, पिघल कर क्या होगा, गिर जाएगा। तो इतनी प्रबल धारा को भेजने के लिए बहुत मोटे मोटे तारों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको बनाने में खर्च ज़्यादा आएगा और पोलों पर खड़ा करने में भी टूटने का खतरा रहेगा। इसलिए देखो वहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर जो लगा होता है वोल्टेज को वहीं उच्च कर दिया जाता है। अब वोल्टेज जब उच्च करेंगे तो मान लो 1000 का वोल्टेज हो गया, तो 1000 वोल्ट पर जब इस पावर को भेजोगे तो आई जानते हैं तब कितना होगा, P अपान V से, तो I इक्वल टू P है 20,000 वाट, V है 1000, तो ये 3 जीरो, तो I बराबर हो जाएगा 20 एम्पियर। तो 20 एम्पियर की धारा पतले तारों से भी, पतले पतले तारों से आसानी से आ सकती है, और गांव में आएगी तो इस धारा को क्या किया जाएगा, उच्च वोल्टेज वाली निर्बल धारा है। और गाँव में अधिक धारा की जरूरत पड़ती है तो वहाँ ऊंचाई ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, अपचाई लगा है। अपचाई का काम है कि उच्च वोल्टेज वाली प्रबल धारा को उच्च वोल्टेज वाली निर्बल धारा को, नहीं देख रहे तो उच्च वोल्टेज वाली निर्बल धारा, उच्च वोल्टेज धारा कम, उच्च वोल्टेज वाली निर्बल धारा को कम वोल्टेज वाली प्रबल धारा में क्या करता है, बदलता है। यही है अपचाई ट्रांसफार्मर। और देखो ये ट्रांसफार्मर की दक्षता भी बता रहे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता के लिए एक सूत्र है, ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है। ईटा इक्वल टू होता है आउटपुट मतलब निर्गत वैद्युत शक्ति, निर्गत वैद्युत शक्ति, अब बटा होगा निवेशी वैद्युत शक्ति। तो कोई पूछेगा कि ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है तो बता देना, निर्गत वैद्युत शक्ति और निवेशी वैद्युत शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। और ईटा इक्वल टू, देखो ये वैद्युत शक्ति है निर्गत, तो ये द्वितीयक कुंडली से ही निर्गत होगी वैद्युत शक्ति, तो द्वितीयक मतलब Vs इंटू IS अपान निवेशी होगा Vp इंटू IS IP। तो इस तरह से हम बताए तुम लोगों को ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की उपयोगिता, चौक कुंडली बताया गया, LCR श्रेणी अनुवादी परिपथ बताए, और ये पावर फैक्टर भी बताए थे, शक्ति गुणांक की परिभाषा सूत्र भी हम बताए हैं। आज ये लेसन समाप्त हो जाता है। सभी लोग इस लेसन के सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट लेसन है, अधिक से अधिक इस लेसन से एग्जाम पूछता है। इसके बाद एक छोटा सा लेसन मिलेगा जिसको हम कल समाप्त कर देंगे। वो ये कहिए कल हम कुछ टाइम लेकर समाप्त करेंगे उसको। इस तरह से तुम लोगों का फिजिक्स फर्स्ट पेपर पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। उसके बाद तब फर्स्ट पेपर की शुरुआत हम करेंगे सेकेंड की, जिसमें लाइट वाला लेसन पहले होगा। इसको बंद कर दो, टाइम देख लेना कितना हुआ।